नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से देवभूमि उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को बल मिलेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। आपको बता दें कि देश भर में उपचुनाव का ऐलान निर्वाचन आयोग द्वारा कर दिया गया है और ऐसे में उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 2 सीटों की बात करें, इसमें बद्रीनाथ और मंगलौर की सीट शामिल है। बद्रीनाथ में बनाए जाएंगे 210 पोलिंग बूथ, मंगलौर विधानसभा सीट पर 132 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव होगा, जिसमें 10 तारीख को वोटिंग और साथ ही साथ 13 जुलाई को मतगणना का दिन रहने जा रहा है। आपको बता दें कि दोनों सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गौरतलब है कि बद्रीनाथ से जो विधायक थे लोकसभा चुनाव के दौरान वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, इस वजह से सीट खाली हुई। दूसरी तरफ मंगलौर सीट पर बीएसपी के जो विधायक थे उनका निधन हो गया था और इस वजह से इस सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। इस तरह से देखा जाए तो दोनों ही सीटों को लेकर तैयारियां जारी हैं और इस सिलसिले में जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान होता नजर आएगा। 2 सीटें मंगलौर और बद्रीनाथ, इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 10 तारीख को वोटिंग का दिन है और 13 जुलाई को मतगणना का दिन होगा। हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और उसके बाद अब उपचुनाव का ऐलान हो गया है। मंगलौर और बद्रीनाथ, इन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। किस तरह से समीकरण है, क्या कारण है उपचुनाव होने के और तैयारियां किस तरह की? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ सबसे पहली बात कि लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव होना है। वहीं उस उपचुनाव को देखते हुए लगातार तैयारियां पूरी की जा रही है और उपचुनाव से डेट को भी घोषित कर दिया गया है। 10 तारीख को उपचुनाव की डेट की तिथि घोषित की गई है और स्थिति में उपचुनाव होना है। उत्तराखंड के 2 सीटों पर मंगलौर और बद्रीनाथ के सीट पर उपचुनाव होना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उपचुनाव जो हो रहा है, सबसे बड़ी बात है कि बद्रीनाथ पर कांग्रेस के विधायक थे राजेंद्र भंडारी प्रत्याशी घोषित किए गए थे, जीत घोषित किए थे। तो राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ के विधायक थे। वहीं राजेंद्र भंडारी के द्वारा कांग्रेस छोड़ने के और भाजपा आने के बाद वो सीट खाली हो गई थी, ताकि से बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव कराया जाना है। वहीं दूसरी बात की बात करें, मंगलौर सीट पर जो विधायक थे वो विधायक नहीं रहे, मतलब उनका स्वर्गवास हो गया, इसलिए उनके जगह पर अब फिर से वो सीट रिक्त हो गई और उनकी जगह पर दूसरे विधानसभा में उपचुनाव होना है। उसके बाद ही वहां पर जीत के बाद ही उस सीट को भरा जाएगा। और यदि राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तैयारियों की भी शुरुआत कर दी है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 2 जगह उपचुनाव होना है। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट में बनाए जाएंगे कुल 210 पोलिंग बूथ, इस बात की जानकारी मिली है, जबकि मंगलौर विधानसभा सीट में कुल 132 बूथ बनाए जाएंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बद्रीनाथ विधानसभा में 1,02,145 मतदाता वो 2,566 वोटर हैं, जबकि मंगलौर विधानसभा की बात करें तो मंगलौर विधानसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या 1,03,930 है, 255 सर्विस वोटरों की संख्या है। तो इस प्रकार से लगातार बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना, इसके लेकर दोनों पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को शुरू कर चुकी है। वहां पर प्रचार प्रसार भी किया जाना है और वहीं पर लगातार दोनों पार्टी ये दम भर रही है कि क्योंकि दोनों जगह से यदि बात की जाए तो कांग्रेस की ही वहां पर लोग थे, कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिली थी। तो वही भाजपा यह चाह रही है कि इन 2 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर यदि जीत हो जाती है तो वो उनका हौसला और भी बुलंद हो जाएगा, क्योंकि नगर निकाय चुनाव भी होना है। तो वहीं इन दोनों सीटों पर कांग्रेस फिर से अपनी वापसी करने के लिए पलड़ा किस तरह का भारी नजर आ रहा है, क्योंकि हाल में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं और उसमें जो ईवीएम में वोट पड़ा है इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में जो लोकसभा के तहत आती हैं
उसमें एक तरफ बीजेपी को फायदा मिला है तो दूसरी तरफ जो मंगलौर की सीट है वहां पर कांग्रेस को बढ़त नजर आई है लोकसभा के चुनाव के दौरान। पलड़ा किस तरह का भारी नजर आ रहा है दोनों सीटों पर और उम्मीदवार कौन हो सकता है? क्या बद्रीनाथ से राजीव भंडारी ही बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट होंगे? ये स्थिति साफ है। बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ यदि इन दोनों सीटों पर का एनालिसिस किया जाए, महीनता से यदि देखा जाए तो बद्रीनाथ सीट जो है वो वहां पर हिंदुओं की बहुलता है। बद्रीनाथ सीट पर हिंदू बहुल क्षेत्र है, यानी कि वहां पर हिंदुओं की संख्या अधिक है। तो बद्रीनाथ सीट पर जब भी कोई भी किन्हीं को भी यदि प्रत्याशी के रूप में उतारा जाएगा तो सबसे पहली बात वो हिंदू होंगे। और जहां तक संभावना है सीट किनको उतारा जाए तो बद्रीनाथ सीट पर जो उतारने की संभावना है वो फिर से वापसी राजेंद्र भंडारी की ही हो सकती है, क्योंकि राजेंद्र भंडारी एक ऐसे बद्रीनाथ से विधायक हैं जो काफी लोकप्रिय विधायक माने जाते हैं बद्रीनाथ से। वहां पर उन्होंने अनेकों काम किए हैं, लेकिन वापसी कांग्रेस से वो छोड़ करके भाजपा में आने के बाद देखना होगा कि भाजपा किसे टिकट देती है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बद्रीनाथ सीट पर जरूर राजेंद्र भंडारी को ही खड़ा किया जा सकता है। वहीं मंगलौर सीट की यदि एनालिसिस करें तो मंगलौर विधानसभा सीट पर जो है वो मुस्लिमों की बहुलता है। वहां पर तो मुस्लिमों की जब बहुलता आ जाती है तो वहां पर कांग्रेस के जो मुस्लिम प्रत्याशी उतरेंगे वहां पर कांग्रेस मुस्लिम प्रत्याशी को उतारेगी या किसी दलित को उतार सकती है, लेकिन दलित की संभावना नजर आ रही है। कांग्रेस किसी मुस्लिम प्रत्याशी को ही वहां पर उतारने वाली है। तो प्रत्याशी कांग्रेस अपने तरफ से अभी तक कुछ भी मोहर नहीं लगा रही, कुछ भी बयान जारी करने से बच रही है कि किसे उस सीट पर उतारा जाएगा। लेकिन फिलहाल आगामी 2 से 4 दिनों में ही इस पर पर्दा उठ जाएगा कि कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मंगलौर विधानसभा सीट से और बद्रीनाथ विधानसभा सीट से किसे उतारने वाली है। जी बिल्कुल यशराज, इन चुनावों का असर सरकार पर किसी प्रकार से नहीं पड़ेगा निश्चित रूप से, लेकिन साथ ही साथ माहौल किस तरह का है और क्या कुछ जनता का मैंडेट होगा ये बहुत कुछ बयां करेगा। आप बने रहिए यशराज हमारे साथ, इस बड़ी खबर पर दर्शकों को जानकारी दे दें। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ। 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को परिणाम। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है बड़ी जानकारी। अब कैंची धाम में भी रील बनाने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करने पर एक्शन भी हो सकता है। कैंची धाम मंदिर की स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम है। गौरतलब है कि हर साल 15 जून को कैंची महोत्सव मनाया जाता है। न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यशराज आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं देहरादून से हमारे संवाददाता। यशराज, कैंची धाम में 15 जून को होने वाले कार्यक्रम को लेकर डीएम द्वारा काफी कुछ आदेश जारी किए गए हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है यहाँ पर उत्तराखंड में लगातार शासन प्रशासन धामों के दर्शन के लिए, चाहे 4 धाम की बात करें चाहे मंदिरों की बात करें, वहां पर उसको टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। यानी लगातार जब 4 धाम की पहले बात करें तो 4 धाम में आने वाले यात्रियों के बीच देखा जा रहा था कि यात्री वहां पर पहुंच करके हुड़दंगी मचा रहे थे और वहां पर एक टूरिस्ट प्लेस की जैसा वहां पर बिहेव कर रहे थे। जबकि यदि बात करें 4 धाम की या किसी मंदिर की तो टूरिस्ट प्लेस से बिल्कुल उसका अलग ही दृश्य होता है। लोग वहां पर शांति के लिए आते हैं, वहां पर पूजा पाठ करने जाते हैं, लेकिन 4 धाम की यात्रा यानी मंदिरों में देखा जा रहा है कि दर्शन के साथ साथ लोग फोटो खींचने में, रील बनाने में काफी व्यस्त नजर आते थे, जिस कारण से भीड़ भी काफी ज्यादा हो जाती थी। क्योंकि लोग मंदिर के अंदर खड़े होकर के रील बनाते थे और रील बनाने के कारण क्या होती थी कि जब 10 व्यक्ति या 100 व्यक्ति की संख्या यदि वो रील बनाने में लग जाते थे तो भीड़ काफी हो जाती थी, अनियंत्रित हो जाती थी, हटाना पड़ता था। इसी को देखते हुए लगातार प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, शासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आदेश दिया था कि किसी भी व्यक्ति को 500 मीटर तक के दायरे में रील बनाने तक प्रतिबंधित किया गया, फिर 250 मीटर तक प्रतिबंधित किया गया था। वहीं अब सारे धाम में चाहे कैंची धाम की भी बात करें तो वहां पर भी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अगर लिया जाएगा तो प्रशासन के द्वारा सख्त एक्शन, सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कैंची धाम मंदिर स्थापना दिवस पर मंदिर परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। 15 जून को कैंची महोत्सव के चलते बड़ी संख्या में वहां पर कैंची धाम में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। मंदिर परिसर के आसपास सबसे बड़ी बात है कि वाहनों के हॉर्न बजाने और रील बनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि
मंदिर परिसर के अंदर या उसके आसपास में आप यशराज, और क्या कुछ आदेश जारी किए हैं डीएम ने? मोबाइल वीडियोग्राफी फोटोग्राफी पर बैन के साथ साथ और क्या कुछ आदेश दिए? सड़कों को लेकर व्यवस्थाएं किस तरह की रहेंगी, आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इस बाबत क्या कुछ और कहा गया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि डीएम के द्वारा जो वहाँ पर आदेश दिया गया है, वहाँ पर आदेश यह है कि वहाँ पर जो कैची धाम में जो परिसर में जो पुल के आसपास नदी है, वहाँ पर नदी में विशेष रूप से सतर्कता बरतने को कहा गया है, क्योंकि लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। वहीं नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने कुछ आदेश जारी किए हैं, जिस आदेश का सख्ती के साथ पालन करने को कहा गया। इन आदेशों में सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो जहाँ पर चौकी है, वहाँ से डीएम के आदेश के अनुसार कैची धाम के आसपास वहाँ पर के सड़कों को खाली करा दिया जाएगा। वहाँ पर किसी प्रकार का यदि इंक्रोचमेंट है तो इस इंक्रोचमेंट को हटा दिया जाएगा। पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है, किसी भी प्रकार के वहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासन को खड़ा कर दिया गया है, पुलिस को पंक्तिबद्ध वहाँ पर खड़ा करके रखा गया है, ताकि लोग सड़क से जब गुजरे तो वहाँ पर रुके ना, रुक करके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ना करें। लगातार चलते ही रहने की व्यवस्था की गई है, पार्किंग की अलग से व्यवस्था कर दी गई है, ताकि लोग बिल्कुल यशराज, प्रशासन का प्रयास है कि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले, और जिस तरह से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से जो भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता है, गरिमा गिराने का प्रयास किया जाता है, उसको भी ना होने दिया जाए। आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं के उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। 10 जुलाई को प्रदेश की दोनों ही सीटों पर यानी मंगलौर और बद्रीनाथ के लिए मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना। आपको बता दें कि मंगलौर विधानसभा के बसपा विधायक शरबत करीम अंसारी के निधन के बाद सीट रिक्त हुई, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने अपने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में दोनों विधानसभाओं के लिए उपचुनाव होने हैं 10 जुलाई को। तो वहीं बीजेपी उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा वो इस चुनाव को करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और दोनों ही सीटों पर कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और हमारे हजारों हजार कार्यकर्ताओं की मेहनत और संघर्ष के बूते इस चुनौती को भी पार करेंगे और दोनों सीटों पर बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराने की तैयारी है। उन्हें तबियत खराब होने के कारण पहले इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उनकी तबियत ठीक नहीं होने की बजाय लगातार बिगड़ रही है। इसके बाद शैला रानी रावत को एयरलिफ्ट कर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अस्पताल पहुंचकर शैला रानी रावत का हालचाल भी जाना है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां नैनीताल हाईकोर्ट में आज फिर मामले को लेकर सुनवाई होती नजर आएगी। हाईकोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, सरकार से आज तक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। निकाय चुनाव की अभी कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को कहा कि स्थिति को साफ करें, जानकारी दें। हालांकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी निकाय चुनाव को लेकर किसी प्रकार की सुगबुगाहट नहीं सुनाई दे रही। तो वहीं कैंची धाम में आयोजित होने वाले मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में मंडल आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में नैनीताल क्लब सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग में दीपक रावत ने कैंची महोत्सव के लिए पार्किंग, स्वास्थ्य सुविधा, बिजली पानी, यातायात, शटल सेवा आदि की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान दीपक रावत ने बताया कि मेले के दौरान यदि किसी की अचानक तबियत बिगड़ जाती है या प्राथमिक उपचार के बाद किसी मरीज को हायर सेंटर भेजा जाता है, ऐसे मरीज को हेली सेवा के जरिए हायर सेंटर भेजा जाएगा। और देखिए, कुल मिला के प्लान तो यही है कि जो अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारे, जो पार्किंग के पॉइंट्स हमने बनाए हैं, उससे शटल सेवा चले। और पुलिस का ये मानना है, क्योंकि इस बार ये सैटरडे को हो रहा है और वीकेंड्स पे बहुत दबाव पहले से भीड़ का है,
तो ऐसी भी संभावना होगी कि शटल को भीमताल से ही चलाना पड़े। तो उसके लिए भी वहां पे पार्किंग बनाई गई है। जो अलग अलग तरह की गाड़ियां लगनी है उनसे बातचीत हुई है, वहां पे उनको तैनात किया जाएगा, क्योंकि बड़ा जमावड़ा पार्किंग्स के ऊपर होगा। तो बेसिक फैसिलिटी जिसमें मेडिकल हो, खाने पीने की व्यवस्था हो और रोशनी हो, ये यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी पुलिस से ये भी कहा गया है कि जो लोग ऐसे हैं जो भवाली से ही पैदल जाते हैं, काफी लोग होते हैं, तो उसमें सड़क पे पर्याप्त दूरी में पुलिस रहे, ऐसा ना हो कि कोई नहीं है। सिमिलरली जो साफ सफाई की व्यवस्था जो नगर पालिका भवाली देख रही है और जिला पंचायत देख रही है, आप लोग को मोबाइल टॉयलेट्स लगाने हैं, गंदगी सड़कों की ओर हो जाती है, वो साथ साथ साफ होती रहे, रेट्स भी इसके फिक्स्ड रहें तो कोई मनमाफिक वसूली ना हो। और पिछली बार ये देखने में आया था कि वापसी में जो हमारी शटल्स थी ये सारी चली गई थी और जो श्रद्धालुगण हैं उनको अलग अलग पार्किंग्स में काफी देर रुकना पड़ा। तो वो इस बार ऐसा ना हो और सब लोग सही तरीके से निकलें। हेलीकॉप्टर की बात आपने कही थी, वो एहतियात के तौर पे मैंने कहा है कि हम सिविल एविएशन से मांग लें। कई बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि सड़कें बिल्कुल खुली ना हो, लंबा जाम हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो, तो ये आसपास घोड़ाखाल में तैनात रहे तो बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। 29 मार्च को पूर्णागिरि माता के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी की गई, जिस पर अब तक पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं अब इस मामले पर यति रामस्वरूप आनंद गिरी महाराज और उनके शिष्यों ने कचहरी परिसर स्थित शहीद स्थल पर आमरण अनशन करने की कोशिश की, पर पुलिस ने उन्हें शहीद स्थल पर अनशन करने से मना कर दिया। शासन कह रही है कि हम आपको जो है अनशन नहीं करने देंगे, जबकि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि हम आपको नहीं करने देंगे, हम आपको यहां से जाने नहीं देंगे। स्वामी जी अपना जो भी उनकी अपनी मांग है उसको लेकर निर्धारित जो धरना स्थल प्रेस्क्राइब है सरकार के द्वारा, उसी स्थान पे तो बैठेंगे ना धरने के लिए। ऐसे थोड़ी है कि शहीद स्मारक में जाएंगे, वहाँ कचहरी है, कलेक्ट्रेट है, तमाम रजिस्ट्रार कार्यालय है, इधर आप देखेंगे तो पुलिस विभाग के भी कार्यालय है, बैंक है, वो धरना स्थल नहीं है। धरना स्थल एकता विहार में, हमने कहा आप धरना स्थल चलिए, हम धरना स्थल बता दें। मॉनसून को लेकर नगर निगम अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। दरअसल नगर आयुक्त ने सभी नालों की सफाई करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 15 बड़े नालों को साफ करने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इस पर जानकारी देते हुए नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरे नगर निगम में 60 वार्ड हैं, इसमें सभी छोटी बड़ी नाले नालियों की साफ़ सफाई का जो है कार्यक्रम नगर निगम की टीम के द्वारा किया जा रहा है। 15 बड़े नाले हैं जिनकी ऑन एन एवरेज 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 500 मीटर की लंबाई का है। तो 15 नालों की जो लंबाई है वो लगभग 15 किलोमीटर है। उसके लिए पृथक से टेंडर करके साफ़ सफाई की जा रही है और इन सभी नालों की साफ़ सफाई का एक थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। इसके अलावा रक्सिया नाले में भी हमको आपदा मद से धनराशि प्राप्त होने की संभावना है और हम लोगों ने अपना कार्य वहाँ पर भी शुरू कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है वो रक्सिया नाला है, जहाँ पर कई बार जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। भीषण गर्मी के बाद अचानक तापमान में गिरावट होने से लोगों को राहत महसूस हो रही है, तो वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश जैसी स्थितियों को देखते हुए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में 4 धाम की यात्रा को लेकर भी कई तरह की सावधानियां बरतने की चेतावनी दी गई है, जिसके चलते मौसम वैज्ञानिकों ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर बने रहने की हिदायत दी। जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी काफी इंटेंस भी बीच बीच में मिल जाती है, तो उसकी वजह से आप देखते हैं कि 4-5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर बारिश जो विदिन आवर जो है हिल्स में वो मिल जाती है। तो जब इतनी बारिश कहीं पे मिलेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत बिल्कुल करती है, ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। तो जो भी 4 धाम लोकेशंस पे जा रहे हैं यात्री हैं या और भी जैसे ट्रैकर वगैरह जा रहे हैं, ट्रैकिंग में जाते हैं लोग जो है, तो उनको ये चीज का ध्यान रखना कि एक तो मौसम की जानकारी वो लेते रहें, जो भी उनके पास साधन है। आज तो मैं समझता हूँ कि मोबाइल में ये सब चीजें अवेलेबल है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जगह जगह जो डिस्प्ले सिस्टम भी लगाए, तो उसमें देखेंगे क्या फोरकास्ट वगैरह दी गई है। और 4 धाम लोकेशन के लिए हम पूरी डिटेल फोरकास्ट देते हैं 5 से 7 दिन तक की, तो वो चीजें देखते रहें। दूसरा चीज है कि जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कहीं पर हो रही है तो आप थोड़ी देर इंतजार करें और देखें कि जो है सेफ जगह पे इंतजार करें और देखें कि जो एक्टिविटी है उसको खत्म होने नहीं दीजिए। ये जो एक्टिविटीज आजकल 1 से 2 घंटा किसी लोकेशन पे मैक्सिमम चलती है, उसके बाद खत्म हो जाती है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं।
देहरादून में आम जनता की समस्या को लेकर जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की और समस्याओं को सुनते हुए समाधान का भरोसा भी दिलाया। बिजली पानी समेत कई शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी, पुलिस शिकायतें हमारे यहाँ पे आई हैं, अलग अलग विभागों से रिलेटेड आई हैं। बिजली पानी सीनियर सिटीजन्स की काफ़ी शिकायतें थी और जो लैंड डिस्प्यूट से उनसे रिलेटेड शिकायतें आई थी और अकॉर्डिंगली कंसर्न विभाग को बता दिया गया है कि तत्काल इस पर नियम से कार्रवाई करना। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।